दिसंबर 2022 मैंने क्लियर ट्रिप में एक इंटरव्यू दिया था यूआई इंजीनियर 2 रोल के लिए। ये बेंगलोर लोकेशन के लिए पोजीशन थी और इसको इंटरव्यू को देने के लिए मेरे पास एक ईमेल आया था। बेसिकली रिक्रूटर ने मुझे ईमेल भेजा था कि क्या आपको यूआई इंजीनियर 2 के लिए अप्लाई करना है, आपको इंटरव्यू देना है। तो मैंने उसी ईमेल पर जैसे रिवर्ट बैक किया, हाँ मेरे को इंटरव्यू देना है, तो उनका एकदम से कॉल आ गया, फिर मेरे इंटरव्यू शेड्यूल हो गए। अब यहाँ पे एक बात जानने वाली है, जो भी मैंने क्लियर ट्रिप का इंटरव्यू दिया था वो सारे ईमेल्स जो मेरे पास आए थे वो फ्लिपकार्ट से आए थे, क्योंकि क्लियर ट्रिप अभी फ्लिपकार्ट का एक पार्ट है। अगर आप आगे जाके फ्लिपकार्ट में इंटरव्यू देना चाह रहे हो यूआई इंजीनियर रोल के लिए, तो बहुत चांसेस है कि आपको ऐसे ही सवाल पूछे जाएं जैसे मेरे से पूछे गए थे। पहला राउंड हुआ था मेरा मशीन कोडिंग राउंड, जिसमें मेरे को कुछ ऐसा स्क्रीन बनाना था। उसमें बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो, छोटा रूप बनाना था मेरे को फ्लिपकार्ट का। वहाँ पे प्रोडक्ट्स को हमें लिस्ट करना था पूरे इन्फिनाइट स्क्रॉलिंग के साथ। वहाँ पे हमें एपीआई प्रोवाइड की गई थी प्रोडक्ट्स के लिस्ट के लिए, और जैसे ही यूज़र किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तो एक ऐसी स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पे यूज़र चैट कर सकता है किसी भी कस्टमर सपोर्ट के साथ। कस्टमर सपोर्ट के साथ चैट करने के लिए उन्होंने एक एपीआई दी थी, मतलब एक स्पेसिफिक रेस्पॉन्स, मतलब रैंडमली हमें रेस्पॉन्स लाना था। अगर कोई यूज़र टैक्स भेजेगा, यूज़र सिर्फ वही टैक्स भेज सकता था जो स्क्रीन पे दिखते हैं। तो आप जब भी कस्टमर सपोर्ट पे कॉन्टैक्ट करते होंगे अमेजोन में, फ्लिपकार्ट पे, तो आपने देखा होगा कुछ कुछ पॉइंट्स ऑटोमेटिकली लिखे आ जाते हैं, जैसे व्यू माई ऑर्डर और या फिर नेटवर्क इश्यूज वगैरह। तो ये सब जो भी इश्यूज थे वो मेरे को रेंडर कराने थे यूआई के ऊपर। इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट बहुत सारी थी, मतलब मेरे को पहले इन्फिनाइट स्क्रॉलिंग लगाना है, फिर क्लिक करके चैटबॉट खोलना है, चैटबॉट में यूज़र को मतलब कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट के साथ एक ऐसा भी था कि मेरे को सेंट डिलीवर्ड ये सब दिखाना है। इसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट थी, एग्जैक्ट मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं पता है, बट जो टाइम दिया गया था वो सिर्फ 90 मिनट्स था। 90 मिनट्स में हमको ज़्यादा करना था जितना हो सकता था, और 90 मिनट्स में पूरा तो ऑब्वियसली यहाँ पे यार कोई नहीं कर पाएगा, इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स थी। ऑप्शनल रिक्वायरमेंट बहुत कम थी और रिक्वायर्ड बहुत ज़्यादा थी। ये मैंने पहली बार देखा था, बिल्कुल अपोजिट हो गया, क्योंकि ज़्यादा का ऑप्शनल ज़्यादा होती है और जो रिक्वायर्ड होती है वो कम होती है। हालांकि 90 मिनट्स को फिर उन्होंने एक्सटेंड कर दिया 2 घंटे में। 2 घंटे में मैं पूरा तो ऑब्वियसली नहीं बना पाया। मैंने जो जो मिस किया था वो था, जब यूज़र क्लिक करता है और वहाँ से एपीआई से वापस रेस्पॉन्स आता है तो वहाँ पे सेंड और डिलीवर दिखाना है, वो मेरे से मिस हो गया था। मशीन कोडिंग राउंड हुआ था लाइव वीडियो कॉल पे। सो मैं गूगल मीट पे था, मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी थी और सामने रिक्रूटर थी, मेरी वीडियो भी बिल्कुल सामने दिख रही थी। मतलब कि मैं चीटिंग वगैरह या फिर गूगल वगैरह तो नहीं कर रहा हूँ। तो हाँ, आपका चीटिंग का कोई स्कोप नहीं है मशीन कोडिंग राउंड में। तो सेकंड राउंड आता है मशीन कोडिंग रिव्यू राउंड। ये 30 मिनट्स का राउंड होता है, जिसके अंदर आपको देखा जाता है कि आपने क्या क्या कोड लिखा है और आप दिखाते हो, डेमो करते हो अपने जो भी आपने बनाया है, मतलब अपना जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है, जो मशीन कोडिंग राउंड का प्रोजेक्ट था वो वाला बनाया है। जो भी इंटरव्यूअर अलॉट होता है मेरे इंटरव्यू के लिए, वो उस दिन अवेलेबल नहीं होता है तो वो रिजेक्ट कर देता है रिक्वेस्ट को। एक और बार रीशेड्यूल होता है। रीशेड्यूल होने के बाद एक नया इंटरव्यूअर आता है, फिर वो आते ही मेरे से ये कहता है कि आपने पूरा क्यों नहीं किया, मतलब आपको 2 घंटे का टाइम मिला था तो आपने ये पूरा बना के क्यों नहीं दिया, आपका रिक्वायरमेंट कैसे रह गई। तो मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे टाइम कंस्ट्रेंट्स थे और मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करने की कोशिश कर रहा था। तो फिर उसने बोला तो एक काम करो, आप अभी बना लो, अभी आपके पास टाइम है तो अभी बना के दिखा दो मेरे को। सो उसने बोला कि आपके पास 10 मिनट है, आपको 10 मिनट में जितना आपको पूरा करना है। उसने ये नहीं बोला जितना करना है उतना करना है, उसने बोला कि आपके पास 10 मिनट है, आपको पूरी ऐप बनानी है और मेरे को दिखा दो। फिर मैंने कहा ओके ठीक है। तो फिर हालांकि मेरे को डाउट था कि 10 मिनट में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पर 10 मिनट में सब कुछ हो गया था, पूरी ऐप तैयार थी हमारी सामने। फिर इंटरव्यूअर मेरे से एक सवाल पूछता है। मैं असल में दिसंबर 2022 को मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ दे रहा था, तो मुझे हालांकि 4-5 घंटे की नींद ले रहा था बस दिन में। तो दिन में ऑफिस का काम भी होता था, फिर इंटरव्यू भी देने होते थे, तो मैं एक दिन में 3-4 इंटरव्यू आराम से दे रहा था। तो मैं भूल रहा था कि मैंने पिछले राउंड में क्या किया है और अगले राउंड में क्या आने वाला है। तो ये सब मेरे को बिल्कुल याद नहीं था। मैं जो भी सवाल पूछते थे वो उसके बेसिस पे बता देता था। तो मुझे सेकेंड राउंड में प्रोजेक्ट के बारे में कुछ ज़्यादा याद नहीं रहा था, क्योंकि मैं लगातार इंटरव्यू दे रहा था। तो मेरे से भी इंटरव्यूअर पूछता है कि ऐसा क्या है कि आपको याद ही नहीं आपने क्या बनाया था। मतलब उसको ऐसा डाउट हुआ कि मैंने चीटिंग करी है, और उस ये डाउट होने के बाद उसने मेरे से ये सवाल पूछा। फिर मैंने उसको बताया कि ऐसा ऐसा है कि मैं हर दिन इतने सारे इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ और 4-5 घंटे की सिर्फ नींद ले रहा हूँ, उसकी वजह से मेरे को याद नहीं है कि कौन सा मशीन कोडिंग राउंड किस में मैंने क्या किया था। ये राउंड 30 मिनट्स का था, बट ये चलता है 50 मिनट्स। 50 मिनट्स तक सवाल पूछता है इंटरव्यूअर बहुत ही खड़ूस था, बहुत ही एग्रेसिव था। ऐसा लग रहा था कि इंटरव्यूअर पहली बार कोई इंटरव्यू ले रहा है। बिल्कुल भी पोलाइट नहीं था, अजीब ही सवाल पूछ रहा था, सवाल जिसके तुक भी नहीं बनते हैं, मतलब कुछ भी पूछ रहा था। हालांकि मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बता दिए थे, तो इसमें कोई लोड नहीं हुआ। सेकंड राउंड मेरा सही गया। उसने मेरे से काफ़ी सारे सवाल पूछे, CSS, HTML, JS
रिएक्ट जेएस, हर चीज़ से सवाल पूछे। उसने रिएक्ट जेएस से ऐसे ऐसे हुक पूछे जो मैंने आज तक यूज़ नहीं करे थे, तो मैंने बोला कि ये मैंने हुक यूज़ नहीं किया है, तो वो आगे से उसी हुक के सब टास्क को पूछ लेता है। मतलब आप ऐसे समझिए कि मैं आपको पूछता हूँ रेफ पता है आपको क्या, आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे को नहीं पता है रेफ क्या है, फिर मैं आपसे पूछ लूँ कि फॉरवर्ड रेफ क्या होता है, तो ये कोई तुक नहीं बनता है ना। अगर आपने रेफ का भी यूज़ ही नहीं किया है और आप उसको फिर फॉरवर्ड रेफ पूछ रहे हो, मतलब उससे रिलेटेड टॉपिक, तो ऐसे ही टॉपिक वो मेरे से पूछा था। कई बार मेरे सेंस नहीं बनी, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया वो क्यों पूछ रहा है, वो कहना क्या चाहता है काइंड ऑफ। इस इंटरव्यू को देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि वो खुद को सुपीरियर बताना चाह रहा है कि उसकी नॉलेज मेरे से ज़्यादा है और मेरी नॉलेज उससे कम है। बट ये राउंड बहुत सही गया, सब कुछ सही था और एंड तक मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बता दिए। फिर इसके बाद आता है थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में जो इंटरव्यू जिस इंटरव्यू ने कैंसिल किया था पहले, वो आ चुका है, तो वो भी आया है और वो भी आया है जो सेकेंड राउंड में मेरा इंटरव्यू ले रहा था, जो थोड़ा खड़ूस था। इस बार जो इंटरव्यूअर आता है बहुत काम रहता है, बहुत पोलाइट रहता है, वो लगता है कि एक्सपीरियंस्ड बंदा है, उसको कुछ आता है। ये इंटरव्यूअर इतने अच्छे सवाल पूछता है मेरे से, ये मेरे से सीआरपी पूछता है, ये मेरे से क्लोजर्स पूछता है, ये मेरे से दिस पूछता है। इस इंटरव्यूअर ने क्या किया, मान लेते हैं मैंने जो सीआरपी की वीडियो बनाई है आप उसको देख सकते हैं, तो उसने मेरे से पूछा कि ब्राउजर रेंडर कैसे कराता है कोड को, उसके बिल्कुल डेप्थ में जा आया। फिर मतलब दोनों के दोनों हम डेप्थ पे जा रहे थे कि आखिर ये कोड रन कैसे होता है। हमने flipkart.com खोला, वहाँ पे सारी फाइल्स देखी, नेटवर्क टैब देखी, वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, रेस्पॉन्स हेडर क्या होता है, रिक्वेस्ट हेडर क्या होता है, इतने सारे सवाल पूछे उन्होंने। बेसिकली बेसिक्स ही थे, बट इतने अच्छे से सवाल पूछे इस इंटरव्यूअर ने कि मैं इंप्रेस हो गया उस इंटरव्यूअर से। बहुत ही अच्छा इंटरव्यूअर था और बहुत ही पोलाइटली पूछा था। ये इंटरव्यू मेरा बहुत सही जा रहा था। मैंने बहुत सारे गलत सवाल बताए, मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल सही सवाल बताए, मैंने बहुत ही गलतियाँ की, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं इतने सारे टॉपिक्स वगैरह इंटरव्यू दे रहा था। मेरा दिमाग उस दिन सुबह सुबह उठ के पता नहीं क्या था, मैं क्या सोच के उठा था, बट मैंने बहुत सारे सवाल गलत किए। जो मैंने सीआरपी की वीडियो बनाई है उसमें जो भी मैंने कॉन्सेप्ट समझाए हैं वो कॉन्सेप्ट भी मैंने गलत बताए इस इंटरव्यू में। इस इंटरव्यू में हालांकि बाकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस पूछे गए थे। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये क्वेश्चन होता है जिसमें टोटल सम बताया जाता है, फिर जैसे डीप क्लोनिंग हो गया, शैलो क्लोनिंग हो गया। तो 1 घंटे तक ये इंटरव्यू जैसे ही हुआ, 1 घंटे के बाद पता नहीं कहाँ से एकदम दूसरा इंटरव्यूअर जागा कि हाँ वो भी तो इस इंटरव्यू में है, इंटरव्यू के अंदर है। जो जिसने मेरा सेकंड राउंड लिया था वो जागा, वो आया, उसने 1 घंटे बाद उसको याद आया जब इंटरव्यू खत्म होने वाला था कि मेरे को एक सवाल पूछना है, तो उसने मेरे से पूछा डीप क्लोनिंग क्या होता है। फिर मैंने बता दिया, मुझे लगा सिर्फ थ्योरी पूछेगा क्योंकि 1 घंटे का टाइम तो हो चुका है, पर बंदे को पता नहीं क्या था। उसने बोला डीप क्लोनिंग का आप कोड लिख के दिखाओ मेरे को। मैंने सोचा 1 घंटा हो चुका है मेरा और ये आगे और सवाल पूछ रहा है। अब 1 घंटे बाद जैसे ही वो मेरे से कहता है कि आपको डीप क्लोनिंग का कोड लिखता है, मैं सोचने लगता हूँ यार 1 घंटा तो हो चुका था, मैं लगातार बोल रहा हूँ, मेरा गला भी सूख गया था, मेरे गले में दर्द होने लगा था। फिर मैंने डीप क्लोनिंग का कोड लिखा, वो सही हो गया। डीप क्लोनिंग के बाद फिर अगले उस बंदे को फिर याद आता है कि यार मैंने शैलो क्लोनिंग तो पूछा ही नहीं, सो वो मेरे से शैलो क्लोनिंग पूछता है। इस बार फिर थ्योरी नहीं, लिख के दिखाओ भाई। ऐसे कर करके उसने मेरे से आगे 2-3 सवाल पूछे और मेरा इंटरव्यू चला गया 1 घंटे से 1 घंटे 45 मिनट, वो तब भी नहीं रुका। इस टाइम मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये जो बंदा है ये पक्का अब तो खुद को सुपीरियर दिखाना चाहता है कि इसको मेरे से ज़्यादा आता है। ऐसे ऐसे सवाल पूछा था जिसकी कोई सेंस नहीं थी। हालांकि यहाँ पे फिर दूसरा इंटरव्यूअर आता है, वो कहता है आज के लिए बहुत हुआ, बहुत सवाल पूछ चुके हैं हम, तो अब इंटरव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। उसके बाद वो पूछता है आपको कोई सवाल है। फिर मैंने पूछा कि फ्लिपकार्ट और ये क्लियर ट्रिप में क्या क्या अंतर है वगैरह वगैरह, सो उसने वो बताया, फिर इंटरव्यू यहाँ ख़त्म हो गया। सेकेंड राउंड बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हैं वो जीएस के कॉन्सेप्ट पे था, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के कॉन्सेप्ट पे था और वो डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट पे था। इतने 3 के कॉन्सेप्ट थे। डेटा स्ट्रक्चर से आप यही समझ सकते हैं कि उन्होंने स्ट्रिंग और एरे से मेरे से क्वेश्चन पूछे थे, ये कोई ट्री वगैरह नहीं, स्ट्रिंग और एरे से क्वेश्चन पूछे थे। फोर्थ राउंड आता है पीएस राउंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड। इसमें एक सीनियर इंजीनियर आता है जो देखने से सीनियर नहीं लगा, जो बातों से सीनियर नहीं लगा, बिल्कुल एंगेजिंग नहीं था। वो आया, उसने मेरे से इंट्रोडक्शन पूछा, 15 मिनट तक आराम से हमने बातें करी। मैं जब भी उसको कुछ बोलता था या पूछता था, उसका रिस्पॉन्स हमेशा 10 सेकंड बाद आता था और बिल्कुल ऐसे था कि वो इंटरेक्शन नहीं करना चाह रहा, वो एकदम ऐसे सो के उठ के आया है या फिर उसको ज़बरदस्ती भेज दिया है, कुछ ऐसा काइंड ऑफ इंटरव्यूअर था। सो वहाँ पे हम हमारे आपस में मतलब क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, रिएक्ट क्या होता है, जेएस क्या होती है, ये बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप सबको पता होंगे जो बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद पीएस जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग लिखा है तो क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, जैसे लीड कोड पे इजी और मीडियम होते हैं, सिंपल वो वाले क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने लीड कोड पे इजी और मीडियम किया हो आराम से क्रैक कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक सिनेरियो मेरे को अभी तक याद है जिसकी वजह से मेरे को ऐसा हुआ कि ये क्या बोल गया, ये सीनियर इंजीनियर क्या बोल गया।
सो बेसिकली एक क्वेश्चन ऐसा आता है, इसमें हमारे पास 1 2 3 4 इन सब का सम या फिर मल्टीप्लिकेशन हमें दिखाना होता है, मतलब एक फंक्शन बनाना होता है जो ऐसे रन कर सके, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हम लास्ट वाले कॉल को एम्प्टी छोड़ते हैं जिससे ये हमारा एक बेस केस बन जाए, जिससे हमें पता चल जाए हाँ यहाँ पे आर्ग्यूमेंट खत्म होने वाले हैं, ठीक है। उसने क्या बोला, ये जब मैंने इसका कोड लिख दिया उसने लास्ट वाला हटा दिया, कह रहा है अब एक काम करो इसका बना के दिखाओ। मैंने कहा बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है। उसने बोला क्यों? मैंने बोला ये इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें बेस केस नहीं पता होगा। मान लेता अगर यहाँ पे हमारे पास 4 आर्ग्यूमेंट जा रहे हैं, मेरे को पता भी तो होना चाहिए कि 4 आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं। तो उसने कुछ नहीं बोला उसके बाद, और फिर मैंने फिर से बोला कि उसने यही बोला कि नहीं नहीं आप इसको करके देखो। मैंने करने की कोशिश करी, फिर मैंने उसको वापस से ये बताया कि सबसे बड़ी दिक्कत जो इसमें आएगी वो यही आएगी कि मेरे को आर्ग्यूमेंट नहीं पता है। चाहे तो एक आर्ग्यूमेंट पास करें हम, चाहे तो सेकंड आर्ग्यूमेंट में वो उसको पास करें कि हम कितने आर्ग्यूमेंट भेज रहे हैं, या फिर ऐसे पॉसिबल तो नहीं लग रहा है मेरे को। आगे से वो क्या बोलता है कि हाँ रट्टा तो सब मार लेते हैं, मतलब जो पिछले वाला कोड था, जो सारे क्वेश्चन होते हैं वो तो सबको पता होते हैं जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, बट जैसे ही कोई नया क्वेश्चन देने लगते हैं सब गोल हो जाते हैं। मैं फिर उससे पूछता हूँ, मैं कहा तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? फिर वो बातों को गोल घुमा के वापस ले आता है अपने जीएस कॉन्सेप्ट पे। सो वो जीएस की कॉन्सेप्ट पूछता है, रिएक्ट जीएस के कॉन्सेप्ट पूछता है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मैंने इस वीडियो में पहले से कवर करके आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, उस पर जाके देख लीजिएगा। वही सारे टॉपिक्स थे, कुछ अलग नहीं था। अगर आपने वे प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप पक्का इसको क्रैक कर लोगे, इसमें कुछ अलग नहीं था। ये इंटरव्यू मेरा 1 घंटा चलना था बट वो 45 मिनट ही चलता है। वो इंटरव्यूअर के पास भी कोई क्वेश्चन नहीं बचे थे, और मैंने जो उससे क्वेश्चन पूछा था उसके पास आंसर नहीं था, तो 45 मिनट में उसने डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब 45 मिनट में हमारी कॉल खत्म हो गई। चारों राउंड के बाद ये सारे चारों राउंड क्लियर हो जाते हैं। फिर इसके 2 दिन बाद मैं कॉल करता हूँ उनको कि मेरा रिजल्ट बताइए। वो बताते हैं कि नहीं आप पास नहीं हुए। मैं कहा ठीक है, तो मेरे को बता दीजिए कि कैसे मैं इम्प्रूव कर सकूँ, मेरे को रिमार्क दे दीजिए, मतलब मेरा फीडबैक दे दीजिए। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल आपको फीडबैक मिलेगा। और आज तक मैं फीडबैक का इंतजार कर रहा हूँ, फिर से फीडबैक नहीं आया। जैसा पिछला कास्ट 24 में फीडबैक नहीं आया था। अगर आपने कास्ट 24 की इंटरव्यू नहीं देखी है तो यहाँ जाके देखिए कास्ट 24 के इंटरव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा, अगर नहीं आई है वो भी लिख के बता दीजिएगा। अगर आपको फ्रंट इंजीनियर की और इंटरव्यू एक्सपीरियंस चाहिए तो अभी सब्सक्राइब करके जाइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको हमेशा नोटिफिकेशन आ जाएगी, हाँ मतलब बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा, और नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी नई इंटरव्यू एक्सपीरियंस की मेरी वीडियो डलेगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार। सेमीकोलन।